Hello, my dear friend. Welcome back to my channel Hemant Commerce Classes. Today we started class 11th Commerce subject Accountancy, chapter 1st Introduction to Accounting. Okay, friend, so we started this chapter through a question. First question is what is the meaning of accounting? Accounting means a process of accounts that's called accounting. अकाउंटिंग का मीन्स क्या रहता है? अ प्रोसेस ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट करने का एक प्रोसेस जिसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। फर्स्ट आता है प्रोसेस मीन्स। तो प्रोसेस मीन्स क्या रहता है? आइडेंटिफाई द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अब फाइनेंशियल नेचर के जो इवेंट होते हैं उसे अपन क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय एंड सेल ऑफ गुड्स, इट इज़ अ फाइनेंशियल नेचर इवेंट। एंड परचेज ऑफ असेट, असेट्स को खरीदना भी क्या है, एक फाइनेंशियल नेचर का इवेंट है। क्लियर है? अब ये इवेंट हो जाने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? रिकॉर्डिंग देम इन जनरल। इन इवेंट को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? जनरल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। देन क्लासीफाई देयर रिस्पेक्टिव लेजर। जो भी इवेंट हुआ है उस इवेंट को हम जनरलाइज करने के बाद क्लासीफाइड करेंगे इसके रिस्पेक्टिव लेजर के अंदर। देन समराइजिंग देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब लेजर प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। देन लास्ट पॉइंट इज एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू देम यूज़र ऑफ सच इंफॉर्मेशन। अब हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। किन किन के सामने कम्युनिकेट करेंगे? ओनर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, इन्वेस्टर। जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र होंगे उन सबको अपन क्या करेंगे, इन सबको कम्युनिकेट करेंगे। अब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाइंग, सेकेंड इज रिकॉर्डिंग, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज समराइजिंग एंड फाइनल पॉइंट क्या है इसका, कम्युनिकेटिंग। क्लियर है? अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके ओके फ्रेंड, अब अपना फर्स्ट पॉइंट था प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाइंग के अंदर अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। परचेज गुड्स रुपीज़ 1000 का अपन ने गुड्स परचेज किया है। अब सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि ये अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो बिजनेस के अंदर गुड्स को बाय करते हैं अपन किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल। तो गुड्स को खरीदना एक फाइनेंशियल इवेंट है। यस, बिल्कुल फाइनेंशियल इवेंट है। और सेकंड पॉइंट, गुड्स के खरीदने के बदले में अपन ने इसका पेमेंट किस में किया है? इन टर्म ऑफ मनी। तो ये कैसा इवेंट हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? एनी ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन मनी देन रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अदर ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, गुड्स खरीदा, बदले में वापस अपन ने रिटर्न में गुड्स लिया, तो इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? ओके अब सेकंड पॉइंट अपना था आइडेंटिफाई के बाद में अपना पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग। अब हम जो गुड्स को परचेज किया इसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? एक जनरल एंट्री के वे में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे? तो फॉर एग्जांपल, गुड्स को परचेज किया तो कौन कौन से अकाउंट ओपन हुए? परचेज अकाउंट एंड सेकंड इज, सपोज करो गुड्स को कैश में खरीदा अपन ने, कुछ नहीं दे रखा होता है तो गुड्स को कैश में खरीदा जाता है, ये अपन एज्यूम करके चलते हैं। क्लियर है? तो अपन ने गुड्स को परचेज किया, इसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया? जनरल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड किया। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अपने पास से कैश जा रहा है इसलिए वो क्या हो गया? क्रेडिट। और गुड्स अपने पास आ रहा है इसलिए ये क्या हो गया? डेबिट।
परचेज का नेचर क्या होता है, रियल। ये सब अपन आगे समझते जाएंगे। कैश का नेचर क्या होता है, रियल। और रियल का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो इस बेसिस के ऊपर अपन ने जनरल एंट्री की है यहाँ पे। क्लियर है। इस ट्रांजेक्शन को अपन ने जनरल में रिकॉर्ड कर दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासीफाइंग। अब बेटा इसको क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। क्लासीफाइड किसके थ्रू किया जाएगा, लेजर पोस्टिंग के थ्रू, लेजर एंड पोस्टिंग। इसके अंदर क्या होगा, जैसे परचेज अकाउंट अपन ने ओपन किया, क्लियर है। परचेज के अंदर अपन क्या लिखेंगे, टू कैश। क्या लिख दिया, टू कैश। कितने रुपए, 1000। और बेटा कैश अकाउंट के अंदर क्या लिख दिया, बाय परचेज। कितने रुपए, 1000। अब बेटा ये क्या हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया। लेजर पोस्टिंग के बाद ये सब करने के बाद अपन क्या बनाएंगे बेटा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। देन क्या बनेगा अपना बैलेंस शीट। अब और भी कुछ एंट्री होगी, उन सबको रिकॉर्ड करने के बाद अपन क्या करेंगे, इनके बैलेंसेस को किससे राइट ऑफ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेडिंग के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट से इसको राइट ऑफ किया जाएगा, क्लियर है। कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट क्या है बेटा, आपकी एक करंट एसेट से जो कहाँ पे जाती है, बैलेंस शीट के अंदर। तो इसको राइट ऑफ किया जाएगा थ्रू अ बैलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन लिख देंगे बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस होता है तो सीडी लिखा जाता है, ओपनिंग होता है तो बीडी। तो इस तरह से अपन इसको क्या कर देंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको। अब बेटा ध्यान देना, सबसे पहले क्या देखा अपन ने, फाइनेंशियल इवेंट है या नहीं है, फिर उसको रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाइड किया, समराइज किया, लेजर पोस्टिंग किया, और अपन ने फाइनली क्या किया, ट्रेडिंग पीएल बनाया, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन कहाँ पे यूज़ आएंगे, ये कम्युनिकेट करने के यूज़ आएंगे। किसको कम्युनिकेट करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र को। किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र। यूज़र कौन कौन हो गए, तो अपन ने देखा था गवर्नमेंट होता है, ओनर खुद होता है, मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉय होते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर है। तो आशा करता हूँ आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। देन अपन अब नेक्स्ट अपना पॉइंट्स क्वेश्चन समझते हैं। ओके। अब बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा कि अपन ने देखा था, अपन ने सबसे पहले जनरलाइज किया, जनरल एंट्री किया, उसके बाद में अपन ने लेजर एंड पोस्टिंग किया। लेजर पोस्टिंग के जो बैलेंसेस बचे उसे अपन ने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया, और कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है। ये आपके क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसे अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है। तो बेटा ये लास्ट प्रोसेस कौन सा हो गया आपका, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। ये आपके क्या हो गए, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है। तो देखते हैं, अपन समझते हैं। अब बेटा जो ये ट्रेडिंग पीएल है, इसे अपन नाम देते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या नाम देते हैं, इनकम स्टेटमेंट। जैसा कि यहाँ पे समझा रखा है, इसको टू पार्ट में बाइफरिकेट किया गया है, इनकम स्टेटमेंट एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। क्लियर। इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितने पॉइंट आ गए, ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे क्या फाइंड होता है बेटा, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। देन क्या आता है बेटा, पीएल अकाउंट, जिससे क्या फाइंड होता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। क्लियर है। अब बेटा जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसके अंदर अपन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब होता क्या है वो अपन आगे समझेंगे। और पीएल के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाएगा। कौन से एक्सपेंडिचर को, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाएगा पीएल अकाउंट के अंदर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर किसी भी प्रोडक्ट को सेलेबल पोजीशन में लाने तक जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, और उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा क्या होगा, इनडायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस,
क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ओके, देन अपने पास आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मीन्स क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा भी जाता है। तो बैलेंस शीट मीन्स इट इज़ अ पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट। पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है बेटा? एक पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट है। कैसे पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट है इसे समझाऊंगा मैं। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट विच इज showing financial position of business। पोजीशन ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को, जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च को अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, या फिर 31 दिसंबर को, जो भी अपना अकाउंटिंग मंथ रहेगा क्लोज का 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर, उस डेट को, पर्टिकुलर डेट को क्या बताता है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है बैलेंस शीट को। क्लियर है? सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैं आशा करता हूँ ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसे अपन समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को क्या करना है बेटा? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स, और बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर पे करते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस, सैलरी, रेंट, ये जो पे करते हैं अपन, इन ट्रांजैक्शन को अपन को सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट। अब बिजनेस के प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है अपन को, बिजनेस के प्रॉफिट को बताना है। किसके थ्रू बताते हैं अपन? बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? थ्रू अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के थ्रू। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टू ascertain the financial position of business at the end of each accounting period by preparing बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर अपन ने समझा था, बैलेंस शीट इट इज़ अ पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का कहाँ से पता करेंगे? बैलेंस शीट के थ्रू पता करेंगे। क्लियर? देन नेक्स्ट, टू असेस मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल एंड फॉरकास्टिंग एक्सेट्रा। अब बेटा अपन असेस करते हैं कि जो मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग है उसका इफेक्टिव कंट्रोल है या नहीं। अगर अपना बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस का एक्सपांसन हो रहा है, इसका मतलब हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं या जो मैनेजमेंट देख रहा है वो क्या है? सही तरीके से कर रहा है। अगर बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी, तो उसे अपन क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ठीक कर सकते हैं, कमी को दूर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टू असेस द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? बिजनेस के ग्रोथ को ईयर टू ईयर अपन बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में अपने बिजनेस का ग्रोथ था 10%, 2025 के अंदर ये ग्रोथ हो गया 12%। इट्स मीन्स हमने क्या किया है? हमने 2% का एक्स्ट्रा ग्रोथ अर्न किया है इस साल। इसका मतलब अपना बिजनेस क्या हो रहा है? धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो जब बिजनेस ग्रोथ करता है वो बिजनेस के लिए एक अच्छी बात होती है। एंड नेक्स्ट इज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अपना प्रॉपर रहेगा, सही तरीके से बना होगा, तो कोई भी फ्रॉड और एरर होगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, उसे पकड़ा जा सकता है आसानी से। एंड लास्ट पॉइंट इज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र होते हैं उनको ईजीली कम्युनिकेट करने के लिए ये काम आता है। तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सॉरी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन कौन होते हैं उसे अपन समझते हैं। Okay, user of accounting information is bifurcated into categories: internal user and second is external user.
इंटरनल यूजर मीन्स सच यूजर हैव अ डायरेक्ट access टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। ऐसे यूजर जो डायरेक्ट असेस कर सकते हैं किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसे क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल यूजर। एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल यूजर मीन्स क्या रहता है, दीज यूजर डू नॉट हैव अ डायरेक्ट एसेस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली असेस नहीं कर सकता है वो कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल यूजर के एग्जाम्पल क्या हो गए, ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। एंड एक्सटर्नल यूजर के एग्जाम्पल क्या हो गए, बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर। अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल यूजर के लिए इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन इससे कैसे जनरेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस का ओनर होगा, वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कहाँ से पता करेगा, उसको कहाँ से पता चलेगा कि मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो किसे देखकर पता करेगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर पता करेगा। क्लियर है। देन मैनेजमेंट, अगर बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है इसका मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट है, अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन लास्ट पॉइंट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैसे इसके यूज़र हो गए, तो बेटा जैसे बिजनेस ग्रोथ करेगा तो बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगा, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीमेंट भी रहेगा, तो सैलरी इंक्रीमेंट रहेगा तो इनको भी बेनिफिट रहेगा। क्लियर है। देन एक्सटर्नल यूज़र कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन को लोन की रिक्वायरमेंट है या पैसों की ज़रूरत है तो अपन कहाँ पे जाएंगे, अपन बैंक के पास जाएंगे, इन्वेस्टर के पास जाएंगे, क्रेडिटर के पास जाएंगे, तो ये अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। और ये फाइनेंशियल नीड कैसे फुलफ़िल करेंगे, ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ये अपन को लोन प्रोवाइड करेंगे या पैसा उधार देंगे। अपने अगर अपन फाइनेंशियली साउंड है तो अपन को इजीली बैंक से, इन्वेस्टर से या क्रेडिटर से पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। टैक्स अथॉरिटी जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर अपन जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, टैक्स के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, तो यह भी इससे रिलेटेड हुआ। गवर्नमेंट कैसे इफेक्टिव हुआ, अब गवर्नमेंट कैसे यूज़र हुआ, तो ध्यान देना बेटा, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाता है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस से रिलेशन रहता ही है। अगर गवर्नमेंट बोल दे कि प्लास्टिक यूज़ बैन कर दिया गवर्नमेंट ने और अपना प्लास्टिक का बिजनेस है, तो अपना बिजनेस क्या हो जाएगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा, उस बिज़नेस शट डाउन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बिज़नेस के ऊपर काफ़ी इफेक्टिव रहती है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसे इफेक्टिव हुआ, तो भैया कंज्यूमर भी क्या करेगा, जिस बिज़नेस की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है या बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से चल रहा है तो कंज्यूमर भी देखेगा, उसकी ऐड को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से गुड्स को बाय करेगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र होते हैं। इसे फाइनेंशियल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है, ये भी इसका पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। अब नेक्स्ट समझते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर फर्स्ट आता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मीन्स क्या रहता है, इट रेफर टू द अमाउंट रिसीव फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से जो अपन को पैसा मिलता है वो क्या होता है, रेवेन्यू। और बेटा ये रेवेन्यू डे टू डे रिलेटेड होता है, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो 12 मंथ का रहता है उसके अंदर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने गुड्स को खरीदा, गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, रॉयल्टी रिसीव हुई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नोट रेवेन्यू दैट आर एडेड इनटू द कैपिटल। रेवेन्यू जो भी रहेगा वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, कैपिटल के अंदर ऐड करके इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर दोज कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपन को कुछ एक्सपेंडिचर करने होते हैं। अब यहाँ पे आया एक पॉइंट कॉस्ट। तो कॉस्ट मीन्स क्या रहता है, अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस
आप मॉनेटरी टर्म के अंदर जो सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी मटेरियल की कॉस्ट आएगी, उसकी लेबर की कॉस्ट आएगी और उसके अदर कॉस्ट आएगी। ये तीनों मिलाकर क्या बनता है? एक कॉस्ट बनता है। क्या बनता है? एक कॉस्ट बनेगी। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे रेडी की जाती है, प्रिपेयर की जाती है? मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और अदर कॉस्ट को ऐड करके अपन सबको टोटल करते हैं, देन अपने पास क्या आता है? प्राइम कॉस्ट आती है। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को अपन कैलकुलेट करते हैं। और एक बिजनेस को रन करने के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंडिचर करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शॉप है अपनी, तो शॉप का रेंट पे करना होता है, वेजेस देना पड़ता है, असेट्स के ऊपर, फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा, इंटरेस्ट है, सैलरी है, एक्सेट्रा। क्लियर है? एक्सपेंसेस मीन्स क्लियर हो गया। नोट दिस हेल्प इन द प्रोडक्शन। ये एक्सपेंसेस क्या, कहाँ पे अपनी मदद करते हैं? प्रोडक्शन के अंदर अपनी मदद करते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में। एंड बिजनेस ऑपरेशन एंड जनरेटिंग रेवेन्यू, बिजनेस ऑपरेशन और रेवेन्यू को जनरेट करने में ये अपनी हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल मीन्स। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बेटा? कैपिटल है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल। तो कैपिटल मीन्स क्या होता है? It refer to the amount invested by the owner of a firm। बिजनेस के ओनर के द्वारा कोई अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं। नोट इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स। ये कैसे हो सकती है? कैश में भी बिजनेस का ओनर कैपिटल लगा सकता है और एसेट्स के साथ भी लगा सकता है। देन सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की क्या होती है? कैपिटल ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन होने के कारण ही कैपिटल को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? और ये कौन सा कॉन्सेप्ट अपन को बताता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द डिफरेंट एंटिटी। एक बिजनेस और बिजनेसमैन को क्या हम ट्रीट करेंगे? दोनों को एक अलग अलग एंटिटी के समान ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ असेट्स। असेट्स को बाइफ्रिकेट किया गया है मैनी कैटेगरीज के अंदर, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, लिक्विड असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स मीन्स क्या रहता है? फिक्स असेट्स को एक ईजी वे में मैंने बताया है यहाँ पे। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट दे रखा है लॉन्ग टर्म यूज़। फिक्स एसेट्स का हम क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं। फिक्स एसेट्स का शॉर्ट टर्म यूज़ नहीं होता है। सेकंड पॉइंट इज नो सेल पर्पस। हमको ये फिक्स एसेट्स हम कभी भी इस पर्पज़ से नहीं खरीदते, बेचने के पर्पज़ से कभी नहीं खरीदते, उसे लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। बेचना अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सेकंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने मशीन को परचेज़ किया, इसका लाइफ टाइम है 10 ईयर। लाइफ टाइम क्या है? 10 ईयर है। 10 ईयर के बाद में एज पर द अकाउंटिंग इसका वैल्यू सपोज करो 0 हो गया। अब 0 होने के बाद कुछ इसका वैल्यू अपन जब स्क्रैप होगा तो स्क्रैप में बेच देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू अपन को मिलेगा। तो ये क्या होता है? एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है फ्यूचर के अंदर, जब इसका लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसके फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स के एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मीन्स एनी एसेट्स विच इज़ ईजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसे एसेट जिसको ईजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो क्या होता है? अपनी करंट एसेट्स होता है। इसके एग्जांपल क्या हो गए? डेटर है मीन्स पैसे देने वाला, बिल्स रिसीवेबल है जिससे पैसा अपने पास एक टाइम पीरियड के अंदर आ जाएगा, कैश है, बैंक है जो आपके बिजनेस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, अपन गुड्स को बेचते हैं उसे। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? करंट एसेट्स के। नेक्स्ट पॉइंट इज इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच। ऐसे एसेट जिसे आप देख और छू नहीं सकते, वो कौन सी एसेट्स होती है? इनटेंजिबल एसेट्स होती है और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। दोज एसेट्स दैट डू नॉट हैव
फिजिकल एग्जिस्टेंस आर इंटेंजिबल एसेट्स। वो कौन सी एसेट्स होगी? इंटेंजिबल एसेट्स होगी, जिसके एग्जाम्पल दे रखे हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स को अपन करंट एसेट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड वर्ड आया, इसका मतलब करंट एसेट्स वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या होती है? कैश में कन्वर्ट करते हैं। और ये क्या होता है लिक्विड एसेट्स, इसको वन अकाउंटिंग पीरियड से भी कम टाइम के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसे देखते हैं अपन, एसेट दैट आर कीप्ड आइदर इन कैश और कैश इक्विवेलेंट आर regarded as liquid assets. These assets converted into cash in very short period. In very short period, यहाँ पे very short period का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ के अंदर अपन ने किसी को कैश में कन्वर्ट कर दिया, अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इसके एग्जाम्पल हो गए कैश, बैंक और बिल्स रिसीवेबल। ये सब क्या है बेटा? लिक्विड एसेट्स के अंदर आते हैं। इसको करंट एसेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में दे रखा है, दीज आर द हैवी एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं? एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर से क्या होता है? ज़्यादा बड़ा होता है। द बेनिफिट ऑफ हुज कैन बी डिराइव्ड इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसके बेनिफिट अपन को एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा टाइम तक रिसीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट। अब आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए सेल को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा किसके ऊपर एक्सपेंडिचर करती है? एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट होता है बेटा हैवी एक्सपेंडिचर होता है। कैसा एक्सपेंडिचर होता है? हैवी एक्सपेंडिचर। अब इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इसको हम क्या करते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स मानकर इसको रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट के असेट साइड के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? असेट साइड में। क्या लिख देंगे बेटा? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कोई कंपनी ने 1000 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया। अब अगर इसको पीएल अकाउंट के अंदर बताएंगे तो कोई भी देखेगा कि भैया कंपनी तो 1000 करोड़ का एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट के अंदर कर रही है, तो हर एक इन्वेस्टर बचेगा वहाँ पे इन्वेस्ट करने से। तो यहाँ पे एक बेनिफिट होता है, जो हैवी एक्सपेंडिचर होता है उसे अपन फिक्टिशियस एसेट ट्रीट करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। और इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सपोज करो अपन को 10 ईयर तक रहेगा, तो डिवाइड कर दिया 10। इट्स मीन्स पर ईयर 100 करोड़ रुपीज़ अपन इसको पीएल से राइट ऑफ करेंगे। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? पीएल से। आपको जो एडवर्टाइजमेंट दे रखा होता है पीएल अकाउंट के अंदर, वो राइट ऑफ वैल्यू दे रखी होती है इस तरह से। तो ये जो मेन एक्सपेंडिचर है उसे कहाँ से राइट ऑफ किया जा रहा है? पीएल से राइट ऑफ किया जाता है। इस सभी को क्या बोला जाता है? फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाएगा। दीज आर द हैवी एक्सपेंडिचर। और इसका बेनिफिट आने वाले कई समय तक अपन को मिलता रहता है। ओके फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या रहता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रॉफिट। इसको सिंपल वे में समझना है तो सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्रॉफिट। क्लियर? नोट, इट इज़ अ नॉर्मली कैटेगराइज इनटू ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। इट इंक्रीज द ओनर कैपिटल। प्रॉफिट क्या करता है? ओनर कैपिटल को इंक्रीज करता है एज इट इज़ एडेड टू कैपिटल। और कैपिटल के अंदर इसको क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में इसको कैपिटल में ऐड करके रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी पूरी, और आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।